हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग, अ हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। संडे की क्लास है। आज रीड नहीं करना है, बल्कि रीड करते हुए जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉर्ट करना है। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स आपसे शेयर करूंगा जो अक्सर आप देखते हो, लेकिन पता नहीं होने की वजह से या तो आप उनको करते हो नज़रअंदाज, या फिर उनका आइडिया लगा के गैस वर्क करके आप उनका मीनिंग निकाल लेते हो। तो अपने को आइडिया नहीं लगाना है, अपने को होनी चाहिए सटीक अंडरस्टैंडिंग। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सारे सेंटेंसेस द हिंदू से उठाए गए हैं। चलिए, जिन बच्चों को मॉक टेस्ट पासेस की ज़रूरत है, टेक्स्ट बुक की रिपब्लिक डे सेल अभी ऑन है। रात को 12 बजे तक फ़ायदा आप ले सकते हैं इसका। 350 रुपये के मामूली से प्राइस पे आपको मिल जाएगा 1 साल का प्रो पास। और याद रखें, प्रो पास में हिंदुस्तान का लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कवर्ड है। 70-75 हज़ार मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आपको, अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर पेपर्स, जिनको आप मॉक की फॉर्म में अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, स्टेनो हो, है ना, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मॉक टेस्ट इसमें अवेलेबल होंगे। पास का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दिखाएगा टेक्स्ट बुक का लिंक पे क्लिक करें। जो भी प्राइस दिखा रहा हो उस पर कूपन लगाना है आपको, YT10। प्राइस खटके हो जाएगा 351 रुपीज़। मेक श्योर टू यूज़ द कूपन एंड सेव योर मनी। कूपन इज़ YT10। सेंटेंस को पहले पढ़ लेते हैं। इसमें मिलेगी एक हिडन एरर और साथ में वो स्ट्रक्चर जो आज आप सीखने वाले हैं। कह रहे द सिटी म्यूनिसिपैलिटी recently enacted 3 pieces of new legislation regarding cleanliness at public places in order to revitalize the local economy and improve public infrastructure। कह रहे सिटी की जो म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका, ये बन जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। इसने रिसेंटली यानी कि हाल ही में इनेक्ट किया यानी कि बनाया। किसी भी कानून को, नियम को, रूल को बनाने के लिए अंग्रेजी में वर्ड यूज होता है इनेक्ट। तो कह रहे सिटी की म्यूनिसिपैलिटी ने भी इनेक्ट किया 3 पीसीज को, 3 टुकड़ों को नए कानूनों के या नए लेजिस्लेशन के। और ये थे रिगार्डिंग यानी जुड़े हुए सफाई से, क्लीनलीनेस से। और क्लीनलीनेस कहाँ रखनी है? पब्लिक प्लेसेस पे, सरकारी जगहों पे, सड़कों पे, पार्क्स पे, एयरपोर्ट्स पे। और ये काम इन्होंने इसलिए किया ताकि इन ऑर्डर टू बताता है आपका मकसद, आपका ऑब्जेक्टिव, ताकि रिवाइटलाइज किया जा सके, फिर से जान फूंकी जा सके, जिंदा किया जा सके लोकल इकॉनमी को, और इम्प्रूव किया जा सके या बेहतर बनाया जा सके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। चलिए, मीनिंग आपने निकाल लिया। म्यूनिसिपैलिटी सब्जेक्ट बनेगा, इनेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनेगी इसकी वर्ब। अब यहाँ से गेम होता है अपना शुरू। भाई, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको आनी चाहिए। बारीकी वाली बात यह है, सिटी म्यूनिसिपैलिटी यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। इनेक्टेड इसकी वर्ब है। रिसेंटली एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है हाल ही में। और ये इनेक्टेड वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। कब इनेक्ट किया? रिसेंटली इनेक्ट किया। वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, एडवर्ब ऑफ टाइम बताएगी, वक्त के बारे में बता रही है। इनेक्ट जिस चीज़ को किया वो था नया लेजिस्लेशन, कानून। और लेजिस्लेशन नाम का वर्ड अनकाउंटेबल, अंग्रेजी में आप लेजिस्लेशन को लेजिस्लेशंस नहीं लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं इंग्लिश में जिनके पीछे एस लगता ही नहीं है, जैसे लेजिस्लेशन, ये तो है ही। फिर रिसर्च, पेपर, एडवाइस, ब्रेड, मशीनरी, इक्विपमेंट, ज्वेलरी, याद है ना, ये सारे नाउन्स अपने पीछे एस नहीं लेते हैं। इसलिए इनका प्लूरल बनाने के लिए एस लगाने की बजाय इनके आगे पीसीज ऑफ लगा दिया जाता है। तो 3 पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन को इनेक्ट किया। अब रिगार्डिंग यहाँ पे प्रेपोजिशन है, किस बारे में लेजिस्लेशन बने, रिगार्डिंग प्रेपोजिशन बताएगी। और इसका ऑब्जेक्ट है क्लीनलीनेस यानी कि सफाई। पीछे नेस लगा हुआ यानी कि एक नाउन है। अगेन एट भी एक प्रेपोजिशन है। सफाई कहाँ रखनी है? पब्लिक स्पेसिस पे रखनी है। पब्लिक प्लेसेस इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब देखो, आगे लिखा हुआ है इन ऑर्डर और फिर लिखा हुआ है टू रिवाइटलाइज। क्या मतलब है इसका? देखिए, इन ऑर्डर जो है ये बताता है मकसद को। और जब भी आपको लिखा हुआ मिले इन ऑर्डर टू, आप जो है इन ऑर्डर को निकाल दें, दिमाग से निकाल दें, पढ़ें ही नहीं इसको। अगर आप इन ऑर्डर को नहीं पढ़ेंगे तो टू रिवाइटलाइज सीधे सीधे लिखा हुआ आएगा। और इंग्लिश में टू इन्फिनेटिव वैसे ही किसी भी चीज़ के मकसद को बता देता है। इन ऑर्डर सिर्फ बीच में ऐड किया जाता है और फॉर्मल बनाने के लिए, और अच्छा लिखा हुआ दिखे, है ना। तो ये काम जो इसने किया था सिटी म्यूनिसिपैलिटी ने, ये इसलिए किया था ताकि रिवाइटलाइज कर सके, फिर से जान फूंक सके इकॉनमी में।
इन ऑर्डर टू रिवाइटलाइज, या फिर सीधे लिख दो टू रिवाइटलाइज, ठीक है, इसको भूल जाओ। और साथ में इम्प्रूव कर सके, अच्छा कर सके पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ भी टू लगा हुआ है, टू इन्फिनेटिव बना हुआ है, एंड कंजंक्शन के बाद में दूसरी बार टू लिखने की जरूरत नहीं है भाई। टू रिवाइटलाइज और टू इम्प्रूव बीच में लग गया एंड, तो टू रिवाइटलाइज जैसे ही आपने लिखा, आगे वाला टू आपको लिखने की जरूरत नहीं है एंड के बाद का, उसको स्किप कर दो और सीधे लिख दो टू इम्प्रूव बिना टू के। तो ये स्ट्रक्चर थी। अब ये इन ऑर्डर टू वाली स्ट्रक्चर को और डिटेल में समझते हैं, ये लिखी क्यों हुई है जब इसको पढ़ना ही नहीं है। देखिए ये स्ट्रक्चर है ना, तीन तरीके से बनती है। इन ऑर्डर टू डू समथिंग, इन ऑर्डर फॉर समवन टू डू समथिंग, और इन ऑर्डर दैट। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। जब भी इन ऑर्डर आपको मिले टू के साथ में, तो आप इन ऑर्डर को भूल जाएं, ऐसा समझें ये लिखा ही नहीं हुआ, मीनिंग अपने आप निकल आएगा। द टीचर एक्सप्लेन द रूल्स क्लियरली, टीचर ने एक्सप्लेन किया सारे रूल्स को साफ तरीके से। और क्यों किया? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, भाई हम समझ पाएँ इसलिए टीचर ने सारे रूल्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे इन ऑर्डर अगर लिखा हुआ है या नहीं भी लिखा हुआ हो तो भी टू अंडरस्टैंड अपना मीनिंग दे रहा है। क्यों एक्सप्लेन किया? टू अंडरस्टैंड। समझ पा रहे हो? तो ये जो लिखा है ना, सिर्फ एक फॉर्मल लुक देने के लिए दिया गया आपके सेंटेंस को, इसको ना भी लिखो तो भी चलेगा। अब इसको थोड़ा सा और एडवांस लेकर के जा रहा हूं मैं। इस सेंटेंस में एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि ये टीचर जो है ना, जो एक्सप्लेन कर रहा है रूल्स को, वो एक्सप्लेन कर रहा है स्टूडेंट के समझने के लिए। टीचर ये नहीं चाहता कि वो खुद समझे। अगर वो खुद समझा हुआ है तो एक्सप्लेन क्यों कर रहा है? और एक्सप्लेन कर रहा है तो फिर उसको समझने की क्या ज़रूरत है? भाई मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ तो पहले मुझे समझ में आई होगी तभी समझाऊंगा ना। तो यहाँ पे जो समझने वाला है वो टीचर ना होकर के बच्चा है, यानी स्टूडेंट है। अगर ऐसा केस बने जिसमें इन ऑर्डर लिखा हो और बाद की वर्ब जो है वो किसी और पे अप्लाई हो रही हो, तब ये दूसरी वाली स्ट्रक्चर काम आती है। आप बीच में फॉर प्लस में उस आदमी का नाम लिख दें जो ये काम को करने वाला है। तो इस केस में ये काम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चे। तो मैं लिखूंगा इन ऑर्डर फॉर एवरीवन, या फॉर ऑल स्टूडेंट्स, या फॉर द क्लास, जो भी है, टू अंडरस्टैंड। तो ये बनती है सेकंड स्ट्रक्चर। इन ऑर्डर के बाद में फॉर प्लस में नाउन क्यों लगा होता है? बस ये इसीलिए लगा होता है क्योंकि बाद वाली वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से ना जुड़ी होकर के इस नाउन से आप जोड़ना चाहते हो। चलिए अब तीसरी स्ट्रक्चर समझाता हूं मैं। तीसरी स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, ये जो दूसरी स्ट्रक्चर है इसी का रीफ्रेज वर्जन है। इसमें इन ऑर्डर फॉर समवन टू डू समथिंग लिखने की बजाय आप सीधे लिख देते हैं इन ऑर्डर सो दैट। सो बीच में अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है, बताता हूं आपको। द टीचर एक्सप्लेन द रूल्स क्लियरली, द रूल्स क्लियरली इन ऑर्डर दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड। इन ऑर्डर तो वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है, दैट एवरीवन, और ये कुड मुझे लगाना पड़ा क्योंकि एवरीवन को वर्ब देनी पड़ेगी, इन्फिनेटिव निकाल चुके हैं टू अंडरस्टैंड। टीचर ने रूल्स को एक्सप्लेन किया इन ऑर्डर दैट यानी कि ताकि, इन ऑर्डर दैट ताकि हर एक आदमी समझ पाए, एवरीवन कुड अंडरस्टैंड। कुड की जगह पे शुड भी आ सकता था, वुड भी आ सकता था, माइट भी आ सकता था, जो लगे वो आप लगा दो। जनरली कुड का इस्तेमाल होता है क्योंकि यहाँ पे किसी काम को करवाया जा रहा है। और मैंने यहाँ पे कैन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि V2 में वर्ब लगी हुई है, मैं पास्ट में ही सेंटेंस को रखना चाहता हूँ। समझ पाए? मान लीजिए एक्सप्लेन्स लिखा होता तो यहाँ पे कैन भी लिख सकता हूँ मैं। वर्ब को देख करके आप इसको मॉडल को चेंज करें। कुड की जगह पे वुड, शुड, जो मीनिंग आपको चाहिए हो वो मीनिंग आप लगा सकते हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लो, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। स्ट्रक्चर्स 3 है इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। टीचर ने एक्सप्लेन किया रूल्स को ताकि समझ पाए, लेकिन समझ सब पाएंगे, सब समझना तो टीचर को है, लोगों को, टीचर को नहीं है बल्कि स्टूडेंट्स को है। तो पहली स्ट्रक्चर इनवैलिड हो गई। वैसे सही है लेकिन मीनिंगफुली इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। दूसरी स्ट्रक्चर ने ये बोला कि भाई इन ऑर्डर फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, हर आदमी समझ पाए, फॉर एवरीवन लगा के आपने अंडरस्टैंड वर्ब को कनेक्ट कर दिया इस एवरीवन से। तीसरे केस में आपने इसी बात को अलग तरीके से बताया बिना टू इन्फिनेटिव यूज किए, और आपने लिख दिया टीचर एक्सप्लेन द रूल्स क्लियरली इन ऑर्डर दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड। इसमें आपने इन ऑर्डर दैट का इस्तेमाल किया जिसका मतलब होता है ताकि,
और जिसको इंग्लिश में सो दैट से भी बताया जाता है। इन ऑर्डर दैट की जगह आप ऐसा भी लिख दो ना, टीचर एक्सप्लेन द रूल्स सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड, तो भी ठीक है। इन ऑर्डर जो है सो के लिए ही आया है। चलो अब इस पर प्रैक्टिस करनी है अपने को। 3-4 सेंटेंसेस और लाया हूं मैं। पीपल सेव मनी इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर फ्यूचर। लोग पैसा सेव करते हैं, पैसा बचाते हैं ताकि उनका एक अच्छा फ्यूचर हो सके, एक बेटर फ्यूचर को, भविष्य को वो हैव कर सके। सबसे पहले मुझे यहाँ पे फॉर वाली स्ट्रक्चर को ऐड करना है और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ लोग पैसा इसलिए बचाते हैं ताकि अपने परिवार के लिए अच्छा फ्यूचर ला सकें, खुद के लिए नहीं। ये हैव की वर्ब जो है मैं पीपल से ना जोड़ के उनके परिवारों से जोड़ना चाहता हूँ। तो क्या लिखूं? बहुत आसान है। इन ऑर्डर के बाद में फॉर देयर फैमिलीज लिख दो, अपने आप ये परिवारों से जुड़ गया। इन ऑर्डर फॉर देयर फैमिलीज टू हैव अ बेटर फ्यूचर। सिंपल है ना। और थर्ड टाइम में मैं ये कह रहा हूं आपसे कि इसको रीफ्रेज करो, टू हैव का इस्तेमाल मत करो। आप तो इन ऑर्डर दैट का इस्तेमाल करके लिखो। तो आप लिखेंगे पीपल सेव मनी इन ऑर्डर दैट देयर फैमिलीज कैन हैव अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, बीच में आपने इन ऑर्डर दैट लिखा, जिसको आप सो दैट भी बोलते हैं, हिंदी में ताकि भी बोलते हैं, और देयर फैमिली सब्जेक्ट बना के वर्ब लगा दी आपकी हेल्पिंग वर्ब कैन। कैन इसलिए लगाई क्योंकि वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट में है। लोग पैसा सेव करते हैं ताकि फ्यूचर में अच्छा फ्यूचर परिवारों को उनके मिल सके। चलो, ये स्ट्रक्चर सारी सीखनी आसान होती है, रिटेन करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं चाह रहा हूं जितनी प्रैक्टिस हो सके आप खुद से करें। सेंटेंस एक और है आपके लिए। द टीचर रिपीटेड द इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर टू अवॉइड मेकिंग एनी मिस्टेक्स। टीचर ने रिपीट किया इंस्ट्रक्शंस को इस मकसद से या इस काम के लिए कि वो अवॉइड कर सके मिस्टेक्स को मेक करना, कोई भी गलती को करना। बनाओ भाई, दोनों स्ट्रक्चर्स बनानी है आपको, यहीं बना करके देखो। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई दो। चलो देखिए, टीचर जो है रिपीट करेगा इंस्ट्रक्शंस को ताकि बच्चे मिस्टेक ना करें। समझ पा रहे हो? मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा एग्जाम की ताकि आप एग्जाम देते हुए कोई मिस्टेक ना करो। तो ये जो मेक का वर्ब का जो काम है वो टीचर नहीं कर रहा, ये कर रहा है एवरीवन। तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए इन ऑर्डर फॉर एवरीवन टू अवॉइड मेकिंग एनी मिस्टेक्स। और थर्ड वर्जन में मुझे इसका रिफ्रेस्ड वर्जन बनाना है, इसी बात को दूसरे नए तरीके से लिखना है और इस्तेमाल कर दूंगा मैं इन ऑर्डर दैट का। द टीचर रिपीटेड द इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर दैट एवरीवन कुड अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स। चलिए, स्ट्रक्चर आपने सीख ली है। अब इस सेंटेंस में एक एरर हो रहा है। ये स्ट्रक्चर तो आपने सीख ली, अभी आगे आएगी, एक और सेंटेंस बनाएंगे। इस सेंटेंस में एक एरर है, जो आप पकड़ पाओ तो मुझे बताओ। चलो अब उस एरर पे भी आ जाओ। एरर ये कहती है कि रिसेंटली लगने की वजह से आपने जो इनेक्टेड यानी V2 यूज़ किया है, इसका इस्तेमाल ना करके आपको हैज़ या हैव प्लस में V3 का इस्तेमाल करना था। यानी कि आपको इस्तेमाल करना था परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट में। किसकी वजह से? रिसेंटली की वजह से। अब देखो ऐसा क्यों है। अपने पास कुछ एडवर्ब्स हैं इंग्लिश में जो कि देखो, जहां आप देखो आप परफेक्ट टेंस को ट्रिगर कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, ये आपको खुद से चेक करना है, सेंटेंस के मीनिंग से और उसकी रिक्वायरमेंट से आपको लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट आप जानते हैं हैज़ हैव V3, पास्ट परफेक्ट आप जानते हैं हैड प्लस V3, और फ्यूचर परफेक्ट अगर नहीं पता तो बता दें, फ्यूचर में आएगा विल और आगे परफेक्ट टेंस हैव प्लस में V3। एडवर्ब्स आपके सामने है, एक बार इनकी लिस्ट देख लो, फिर मैं बता देता हूँ इनको यूज़ कैसे करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में येट लगा होगा, सो फार, स्टिल, रिसेंटली, लेटली, एवर, नेवर और जस्ट। पास्ट परफेक्ट में अनटिल देन, बाय द टाइम, एवर, नेवर और जस्ट, और फ्यूचर परफेक्ट में बाय देन और बाय द टाइम। अगर आप इस लिस्ट को याद भी कर लोगे ना तो भी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि एवर, नेवर और जस्ट ये ना केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ट्रिगर कर रहे हैं बल्कि पास्ट परफेक्ट को भी कर रहे हैं, और बाय द टाइम ना केवल पास्ट परफेक्ट को कर रहा है बल्कि फ्यूचर परफेक्ट को भी ट्रिगर कर रहा है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये एवर लगा तो मैं प्रेजेंट लगाऊं कि फ्यूचर लगाऊं कि पास्ट लगाऊं? बड़ा आसान है, ये आपको सेंटेंस की रिक्वायरमेंट देख के चेक करना है, टेंसेज अगर आपने ठीक से सीखे हुए हैं तो। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिस्ट है,
एवर नेवर से परफेक्ट लगेगा, लेकिन प्रेजेंट लगेगा या पास्ट लगेगा, इसके लिए आपको टेंसेस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब क्या नॉलेज ज़रूरी है देख लो। द वोटिंग नॉट कंक्लूड येट या सो फार। वोटिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है। येट और सो फार का मतलब होता है अभी तक। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, आई हैवेंट हैड फूड येट, या आई हैवेंट येट हैड फूड। जब भी ये दोनों एडवर्ब्स आपको दिखें, आपको प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। और वोटिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है तो मुझे लिखना चाहिए द वोटिंग हैज़ नॉट कंक्लूडेड। सिंपल है। तो चलो अब आते हैं अपने रिसेंटली पे। रिसेंटली और लेटली बताते हैं अभी अभी जो काम हुआ है। अभी अभी उसकी शादी हुई है, अभी अभी इसकी जॉब लगी है, अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली है। तो रिसेंटली और लेटली दिखे तब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। रमा रिसेंटली चेंज हर जॉब। रमा ने रिसेंटली अपनी जॉब को चेंज किया है, तो रमा रिसेंटली या रमा हैज़ रिसेंटली चेंज्ड हर जॉब। एज येट, सो फार और रिसेंटली और लेटली को आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, सही इनकी न्यूट्रल पोजीशन यही होती है, हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल बाद में। और हेल्पिंग वर्ब ना हो तो सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में लगा दें या मेन वर्ब के बाद भी चलेगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। आदि नेवर टेल अ लाई इन हिज लाइफ। आदि ने अपने जीवन में कभी भी एक झूठ नहीं बोला है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नेवर। नेवर से पास्ट भी लगता है, प्रेजेंट भी लगता है, लेकिन इस केस में क्या लगेगा? इस केस में प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के लिए तो टाइम रेफरेंस होना चाहिए। भाई एक काम हुआ 20 जनवरी को और एक काम हुआ 19 जनवरी को। जब दोनों कामों को एक ही सेंटेंस में मेंशन किया हो, आज 25 जनवरी 26 जनवरी है, दोनों मेरे लिए पास्ट है, तो 20 जनवरी वाले काम और 19 जनवरी वाले काम में से 19 वाले को पास्ट परफेक्ट में बता के 20 वाले को पास्ट सिंपल में V2 लगा के बताऊंगा। तो पास्ट परफेक्ट तो तब तक लगेगा ही नहीं जब तक आपके पास एक पास्ट का दूसरा इवेंट ना हो। आदि ने अपने जीवन में झूठ नहीं बोला है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कही गई है, कोई टाइम रेफरेंस नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ नेवर देख करके आपको जज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आदि हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म टोल्ड अ लाई इन हिज लाइफ। अब देखो नेवर फिर से लगा हुआ है यहाँ पे। ही नेवर सी अ मॉल बिफोर कमिंग टू द सिटी। उसने कभी भी एक मॉल नहीं देखा सिटी में आने से पहले। नेवर का इस्तेमाल हुआ और साथ में एक पास्ट का इवेंट और दिया हुआ है। देखिए पहले वो गांव में रहता था, शहर में आया 2022 में, ठीक है। फिर 2023 में उसने एक मॉल देखा, पहले शहर में आया फिर उसने मॉल देखा, और अब चल रहा है 2025। ये काम भी पास्ट और ये काम भी पास्ट, दोनों मेरे लिए पास्ट हैं। तो जो काम उसने पहले किया था, जो काम उसने पहले किया था, उस काम को आपको पास्ट परफेक्ट में बताना है। उसने कोई मॉल नहीं देखा था सिटी में आने से पहले, देखने का काम बाद में हुआ है, लेकिन नहीं देखने का काम ये तो शहर में आने से पहले हो चुका था। समझ पाए ना? मॉल नहीं देखा था, नहीं देखा था, गांव में था तब उसने नहीं देखा था, शहर में तो बाद में आया। तो इस काम को मुझे पास्ट में लिखना पड़ेगा और यहां लिखना पड़ेगा हैड V3। ही हैड नेवर सीन अ मॉल, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहा हूं, बिफोर कमिंग टू द सिटी, इसलिए नेवर के साथ में यहां पास्ट लगा और ऊपर वाले में नेवर के साथ में प्रेजेंट लगा था। चलो अब इसको भी देख लेते हैं, बाय द टाइम को। बाय द टाइम पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट दोनों लगा रहा है। इट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड रेन बाय द टाइम आई लेफ्ट फॉर होम। ये तभी शुरू हो चुका था रेन करना जब तक मैं घर पहुंचा या मैं घर के लिए निकला। तो मान लीजिए मैं घर के लिए निकला 6 बजे और तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी, बारिश शुरू हुई थी 5:45 पे। तो ये काम भी पास्ट का और ये काम भी पास्ट का। तो जो शुरू होने का काम है बारिश का, वो मैं पास्ट परफेक्ट में बताऊंगा। इट हैड ऑलरेडी लगा हुआ है तो स्टार्टेड लिख देना मुझे V3 लगा के। इट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टू रेन, ठीक है, यहाँ टू मिसिंग है। इट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू रेन बाय द टाइम आई लेफ्ट फॉर होम। चलो समझ में आ रहा है ना? किसी बच्चे को ऐसा ना लग रहा हो सर स्पीड बहुत तेज है, कॉन्सेप्ट बहुत टेढ़ा है। मैं आपको सिर्फ एडवर्ब बता रहा हूँ और रेफरेंस बता रहा हूँ, अपने आप खुद से आप डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, द एग्जाम स्टार्ट बाय द टाइम वी रीच। एग्जाम स्टार्ट हो चुका था, स्टार्ट हो चुका है या स्टार्ट हो चुका होगा जब तक हम पहुंचेंगे। ये रीच जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर की बात करता है, आपको पता है।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आप फ्यूचर को बता सकते हो। द प्रेसिडेंट रीचेज द यूएसए टुमारो, प्रेसिडेंट अमेरिका में कल पहुंचने वाले हैं। रीचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आपने फ्यूचर बता दिया। वही काम यहाँ हुआ है, जब तक हम पहुंचते हैं या पहुंचेंगे बारिश शुरू या एग्ज़ाम शुरू हो चुका होगा। फ्यूचर की बात हो रही है, बाय द टाइम यहाँ पे इस वर्ब की वजह से, देखो यहाँ V2 लगी हुई थी पास्ट की, तो पास्ट परफेक्ट लगा बाय द टाइम के साथ। यहाँ V1 लगी हुई है या फ्यूचर टेंस विल लगा होगा, उस केस में आपको फ्यूचर परफेक्ट लगाना है। द एग्जाम विल हैव स्टार्टेड। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, अब तो लास्ट क्वेश्चन को अपने को खुद से करना है सॉल्व। मैं वीडियो को पॉज करूंगा यहाँ 20 मिनट 20 सेकेंड, है ना? आप खुद से एक बार ट्राई दें। आई नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ द सॉन्ग अंटिल देन, मैंने नहीं समझा था इस गाने का सही मीनिंग, इस सॉन्ग का सही मतलब तब तक। अंटिल देन, चलो निशानी लगा लेना। अंटिल देन बताता है पास्ट को, तब तक, और बाय देन बताता है फ्यूचर को, तब तक। भाई कल जो है तब तक ऐसा हो जाएगा, और कल तब तक ऐसा हो चुका था, तो हो चुका था अंटिल देन, कल ऐसा तब तक हो जाएगा, तब तक के लिए बाय देन। ये याद रखना है आपको, बाय फ्यूचर के लिए, अंटिल पास्ट के रेफरेंस के लिए। तो अंटिल देन से पास्ट परफेक्ट यहाँ पे ट्रिगर होगा नॉट के साथ में। आई हैड नॉट अंडरस्टूड, ठीक है, V3 लग जाएगी हैड के साथ में। अंटिल देन, बाय देन दिमाग में बोल के देखो, मुंह से बोल के देखो, पास्ट के लिए अंटिल देन, फ्यूचर के लिए बाय देन। तो चलिए, अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने अप्लाई किया तो इस क्वेश्चन में भी आपको द सिटी म्यूनिसिपालिटी, ठीक है, हैज़ रिसेंटली इनेक्टेड, रिसेंटली लग गया तो हैज़ V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको इस्तेमाल करना है। रिसेंटली, लेटली, येट, सो फार के लिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा ही। चलिए, अब यही कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा नेक्स्ट सेंटेंस पे इसको अप्लाई करने हैं। दोनों कॉन्सेप्ट जो आपने अभी अभी, है ना, सीखे हैं। बाय द टाइम, इस वक्त तक या फिर जब तक, ठीक है। सुभाष हैड फिनिश्ड, सुभाष बन गया सब्जेक्ट, हैड फिनिश्ड इसकी वर्ब बन गई वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है। फिनिश किया था अपने प्रोजेक्ट को, हिज के साथ में आपने प्रोजेक्ट नाम का नाउन लगाया। अब देखो, जब तक इसने फिनिश किया तब तक क्या हुआ, उसके जो कुलीग्स थे सब्जेक्ट नंबर 2, और वो क्या कर चुके थे, वो पहले से ही सबमिट कर चुके थे वर्ब नंबर 2। और किसको, अपनी वाली रिपोर्ट को, देयर को। जैसे सुभाष की रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट है, वैसे ही उनका भी रिपोर्ट या प्रोजेक्ट था देयर को। और ये इसलिए हुआ ताकि, इन ऑर्डर, ताकि सब्जेक्ट नंबर 3 वो जो कुलीग्स हैं वो मीट कर पाएँ वर्ब नंबर 3 अपनी डेडलाइन को, आखिरी डेट को। देखो गलती ये है जी, यहाँ पे 2 पास्ट इवेंट हुए। पहला काम है जी कुलीग्स का रिपोर्ट को सबमिट करना, प्रोजेक्ट को सबमिट करना। तो मान लीजिए कुलीग्स ने शाम को 6:30 बजे सबमिट किया अपना प्रोजेक्ट। अब जब इसने किया कुलीग ने, उसके बाद सुभाष ने किया, क्योंकि सुभाष ने जब तक किया था तब तक वो सबमिट कर चुके थे। तो सुभाष करेगा मान लीजिए 7 बजे, ऐसा ही होगा ना, यही तो लिखा हुआ है। जब तक सुभाष ने प्रोजेक्ट को भेजा तब तक कुलीग्स पहले से ही सबमिट कर चुके थे, ऑलरेडी वो काम हो चुका था। तो मुझे बताओ, पहले सुभाष ने दिया या पहले कुलीग्स ने दिया? पहले कुलीग्स ने दिया, तो सुभाष का देने का काम बाद में हुआ। दोनों काम पास्ट के हैं। अब मान लीजिए 8 बज रहे हैं रात के, जब दोनों ही काम पास्ट के हैं तो मैं पहले वाले काम को पास्ट परफेक्ट में लिख के बाद वाले काम को पास्ट इनडेफिनिट में लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे हैड फिनिश जो लिख रहा हूँ सुभाष के साथ, क्या ये सही है? ये गलत है। बाय द टाइम सुभाष फिनिश द प्रोजेक्ट, समझ गए ना, क्योंकि ये काम बाद में हुआ है। और कुलीग्स क्योंकि पहले दे चुके थे, कुलीग्स हैड ऑलरेडी सबमिटेड, यहाँ V3 लगी हुई है, पास्ट परफेक्ट यहाँ लगेगा। तो टेंस यहाँ पे उल्टे चल रहे हैं। मैंने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगा के यहाँ V2 लगाया हुआ था, जो गलत है। इस पहले वाले टेंस में पास्ट सिंपल आएगा V2 लग के, और बाद वाले टेंस में हैड प्लस में V3 आएगा सबमिटेड। तो एक तो एरर इसमें ये थी। दूसरी एरर देखिए, दूसरी एरर है वो है ताकि वाली, और ताकि के लिए आपको स्ट्रक्चर बताई गई है इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट। तो इन ऑर्डर दैट दे कुड मीट द डेडलाइन, दैट का इस्तेमाल यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि आप स्ट्रक्चर के हिसाब से भूल गए। ठीक है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट जो आपने सीखे बस वही अप्लाई किए मैंने। अब तीसरा कॉन्सेप्ट और सीख लो, बड़ा प्यारा इसमें। ये जो आप हिज देख रहे हो,
हिज मतलब सुभाष का, प्रोजेक्ट किसका है? सुभाष का है। अगर मेरा होता तो मैं माई लिख देता, अगर आपका होता तो आप योर लिख देते, है ना। हमारा होता तो हम हावर लिख देते, आवर प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट, योर प्रोजेक्ट। लेकिन यहाँ पे देयर के साथ में मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ मैंने देयर प्रोजेक्ट को ऐसे लिखना था वो मैंने नहीं लिखा। इस देयर को मैंने अकेले ही छोड़ दिया, और इसको अकेले जब छोड़ना हो तो मुझे इसके आगे एस लगा देना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का। करवा मैं सारे चुका हूँ आपको कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहली बार सीख रहे हो। बस ये है कि बार बार रिवीजन से दिमाग में ताज़े रहते हैं। मेरा को आप अंग्रेजी में माई भी बोलते हैं और माइन भी बोलते हैं। योर को, तुम्हारा को योर भी बोलते हैं और योर्स भी बोलते हैं। आवर को आवर्स और आवर्स, हिज को हिज ही बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है, एक और एस इसके आगे नहीं लग सकता। हर को हर्स भी बोलते हैं और देयर को देयर्स भी बोलते हैं। ये जो लेफ्ट में आप देख रहे हो ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं। माई रिपोर्ट, योर प्रोजेक्ट, आवर फ्यूचर, हिज कार, हर होम, देयर करियर। लेकिन ये जो माइन 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 योर्स आवर्स लिख रहे हो, इसके बाद में कोई नाउन की ज़रूरत नहीं है आपको, वो नाउन अपने आप से अंडरस्टूड है। तो ये कहलाते हैं प्रोनाउंस, क्योंकि इनके बाद में नाउन नहीं लगता। टेक्निकली देखो आप कैसे बनाओगे सेंटेंस। दिस इज माई या माइन हाउस, ये मेरा घर है। मेरा के लिए माई भी ठीक है, माइन भी ठीक है। लेकिन क्या बताया मैंने, जब नाउन साथ में दिया हो तो माई, जब अकेला आ जाए तो माइन। नाउन यहाँ पे दिया हुआ है हाउस यानी कि घर, इस केस में मुझे लिखना पड़ेगा दिस इज माई हाउस। ठीक है, अगले में देखो, दिस हाउस इज माई और माइन, ये घर मेरा है। अब मेरा के बाद में कोई नाउन लगा नहीं हुआ, माई और माइन में से मुझे माइन को चूज करना पड़ेगा। माई बिना नाउन के नहीं आता, नाउन ऑलरेडी आ चुका है, आगे अब लगा नहीं सकते। तो दिस हाउस इज माइन। समझ पा रहे हो, दोनों का मतलब मेरा है, माई का भी और माइन का भी। माइन तब लगेगा जब नाउन बाद में ना दिया हो, और माई के साथ में एक नाउन आपको लगाना जरूरी है। इसी तरीके से योर और योर्स बनेगा, और इसी तरीके से देयर और देयर्स बनेगा। शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ आर या अर्स, वो हमारी एक दोस्त है। हमारे के लिए दोनों लगेंगे ना, आवर आवर्स, बाद में कुछ नहीं लिखा हुआ तो आवर्स लिख दो, है ना। यू शुड बी कंसर्न फॉर योर या योर सेफ्टी, आपको कंसर्न होना चाहिए, चिंतित होना चाहिए अपने करियर के लिए। करियर नाम का नाउन आ गया तो फिर योर का इस्तेमाल होगा, योर्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब लगाओ इसी फॉर्मूला को। फॉर्मूला ये कहता है, उसके कलीग्स ने सबमिट कर दिया था उनकी रिपोर्ट को। दे आया कोलीग्स के लिए, दे के लिए देयर लगाया, लेकिन प्रोजेक्ट नाम का नाउन इसके बाद नहीं है, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा काम करना है और देयर्स यहाँ पे लिख देना है। चलिए एक बार रिवाइंड कर लेना, रिपीट कर लेना इस कॉन्सेप्ट को, बहुत आसान है। जल्दी से आ जाओ अपने क्विज पे, क्लास को करेंगे रैप अप। कैसा लगा आज का सेशन? छोटा सा था लेकिन कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट पैक्ड हो, नया कुछ आप सीख करके जाएं। ठीक है, ये आपका आज का क्विज है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कम से कम 3 एरर्स इसमें आपको मिलेंगी। ठीक है, कम से कम 3 बता रहा हूँ, 4 भी मिल सकती हैं। आराम से ढूंढो, बना के देखो एरर्स को, और फर्स्ट कमेंट में आंसर डालना। वहाँ भी मैंने अपना आंसर जो है मैंने डाल दिया है, मेरे वाले से अपने आंसर्स को मैच करना और अपना आंसर खुद से डालना, कितनी एरर्स आपको मिली, ताकि सब देख सकें। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर से एक लाइक और एक शेयर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में टुमारो। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।